मलका और शारमीन ने स्याह लिबादे सर से पांव तक उड़े और ख्वाबगाह से निकलकर एक खुफिया रास्ते से होती हुई महल से बाहर निकल आई। यहाँ एक हबशी पहरेदार 2 स्याह अरबी घोड़े लिए उनका इंतज़ार कर रहा था। जो ही मलका और शारमीन महल से बाहर निकली, हबशी ने सर झुका दिया। वो घोड़े पर सवार हुई और आधी रात के अंधेरे में दरियाए नील की तरफ रवाना हो गई। हबशी मुहाफ़िज़ उनके पीछे पीछे घोड़े पर चला रहा था। इस हबशी पहरेदार को काफ़ी इनाम देकर शारमीन ने अपने साथ मिला लिया था। उसे सिर्फ यही बताया गया था कि मलका को सर दर्द रहता है, जिसका दम करवाने वो दरवेश अनातुल के पास जा रही हैं। मलका और शारमीन के स्याह अरबी घोड़े हवा से बातें करते चले जा रहे थे। वो बहुत जल्द दरियाए नील के किनारे अंजीर के दरख्तों के झुंड के पास पहुंच गईं। उन्होंने ज़रा फासले पर घोड़े हबशी मुहाफ़िज़ के हवाले किए और झोंपड़ी की तरफ बढ़ी। उसी वक्त दरवेश अनातुल अपनी झोंपड़ी में बैठा खुदा की इबादत कर रहा था। अनातुल एक बड़ा परहेजगार, इबादत गुजार और नेक दरवेश था। उसे दुनिया का कोई लालच नहीं था। उसे सिर्फ खुदा और उसकी मखलूक से प्यार था और उनके दुखों में काम आने के लिए हर वक्त तैयार रहता। इतने में मलका और शारमीन झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गई। उन्होंने दरवेश अनातुल को इबादत करते देखा तो ज़मीन पर दोजानों झुककर अदब से बैठ गई। दरवेश उनकी आमद से बिल्कुल बेखबर अपने खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहा। फिर जब वो फारिग हुआ तो उसने पलट कर मलका और शारमीन को देखा। अनातुल दरवेश समझ गया कि मलका उसके पास किस लिए आई है। उसने दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो अभी मलका को उस बारे में कुछ नहीं बताएगा कि उसका बेटा शहज़ादा एक मेहनत कश के घर अंबर के नाम से परवरिश पा रहा है, इसलिए कि अनातुल उसे अभी मुनासिब ख्याल नहीं करता था। उसे मालूम था कि जब तक फ़िरौन ज़िंदा है, अंबर के राज को ज़ाहिर करना ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि मलका से ये राज छुपाया नहीं जा सकेगा। वो माँ है, जज्बात से मगलूब होकर किसी न किसी को बता देगी कि उसका बच्चा उसे वापस मिल गया है, और फिर फ़िरौन शहज़ादे को फ़ौरन कत्ल करा देगा। चुनाचे दरवेश अनातुल ने मलका की तरफ देखकर कहा, खुश आमदीद मलका आलिया। मलका और शारमीन ने झुककर आदाब किया और कहा, ए खुदा रसीदे बुजुर्ग, मैं तुम्हारे पास अपने दिल के गम को दूर करने आई हूँ। दरवेश ने कहा, मलका, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो मैं ज़रूर तुम्हारी खिदमत करूँगा। मुझे तो इंसानों की खिदमत करके हमेशा खुशी हुई है। कहो तुम क्या सवाल लेकर इस फ़कीर की झोंपड़ी में आई हो। मलका ने सर्द आह भर कर कहा, ए खुदा रसीदा दरवेश, आपने एक बार कहा था कि मेरा बच्चा ज़िंदा है। हाँ, मैंने कहा था, और ये कि एक न एक दिन मुझे मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। कल मैं अपने शाही बजरे में बैठी दरिया की सैर कर रही थी कि मैंने एक 14-15 बरस के लड़के को देखा। उसकी आंखें नीली थीं और बाल स्याह थे। उसे देखकर मेरे खून ने जोश मारा और मेरी ममता बेदार हो गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो मेरा शहज़ादा है। ऐ नेक दरवेश, मुझे बताओ कि क्या वो मेरा बेटा तो नहीं। दरवेश अनातुल को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि वही मलका का बेटा है, वही मलका मिस्र का शहज़ादा है, लेकिन वो अभी इस राज को राज ही रखना चाहता था। उसी में खुदा की मर्जी भी थी और इसी में मलका मिस्र शहज़ादे और अंबर की माँ बाप की भलाई थी। उसने कहा, मैं अभी आलम जज़्ब में जाकर तुम्हें बताता हूँ। उसके साथ ही अनातुल दरवेश ने आंखें बंद कर लीं और जैसे आलम जज़्ब में गुम हो गया। काफ़ी देर आंखें बंद किए सर झुकाए रखने के बाद उसने आंखें खोल दी। मलिका ने बेताबी से पूछा, क्या हुक्म है ए नेक दिल इंसान। दरवेश ने गहरी और पुरस्रार आवाज़ में कहा, अभी तुम्हारा शहज़ादा तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ अरसा और इंतज़ार करना होगा। मलिका का चेहरा उतर गया। उसने हाथ बांध कर कहा, हजूर, इतना फरमा दीजिए कि क्या मेरा शहज़ादा ज़िंदा सलामत है। दरवेश ने एक बार फिर आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाने के बाद आंखें खोल कर कहा, हाँ मलिका आलिया, तुम्हारा शहज़ादा ज़िंदा है और बड़ी अच्छी जगह पर परवरिश पा रहा है। मलिका के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो कहाँ है हजूर? ये मुझे रब्बे अजीम की तरफ से बताने का हुक्म नहीं मलिका, इतना ज़रूर कहूँगा कि वह तुम्हें मिल जाएगा और माँ का कलेजा बेटे के मिलाप से ठंडा हो जाएगा। मलका नफरीती ने सांस भरकर इसी आवाज़ में पूछा, अभी बदनसीब माँ को कितना इंतज़ार करना होगा? बहुत थोड़ा अरसा मलका, बहुत थोड़ा अरसा। शारमीन ने आहिस्ता से मलका के कान में कहा कि कोई दम में दिन का उजाला फैलने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी वापस महल में पहुँचना चाहिए। मलका ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दरवेश के कदमों में रखकर कहा, यह अकीर नजराना है हजूर। दरवेश अनातुल ने सोने के सिक्कों की थैली की तरफ इशारा करके कहा, अपने साथ ले जाओ मलका, हमारे लिए सोना और मिट्टी एक बराबर है। मलका ने हाथ बांध कर कहा, हजूर गुस्ताखी माफ़, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। दरवेश ने तलख लहजे में कहा, तुम अपनी खुशी के लिए हमारे साथ ज़्यादती नहीं कर सकती। मलका, इस मिट्टी की थैली को यहाँ से उठाकर वापस महल में ले जाओ। ये सोने के सांप महल के अंदर ही फुनकारते अच्छे लगते हैं। मलका ने शारमीन को इशारा किया। उसने सोने की थैली उठा ली। मलका नफरीती ने हाथ बांधकर अदब से सलाम किया और झोंपड़ी से बाहर निकल आई। कुछ दूर अंजीर के दरख्तों तले हबशी गुलाम स्याह घोड़े लिए उनका इंतज़ार कर रहा था।
शर्मी ने ठीक कहा था, आसमान पर दिन का उजाला फैलने वाला था और उन्हें बहुत जल्द वापस महल में पहुंच जाना चाहिए था। वो घोड़े पर सवार हुई और घोड़े की बागें ढीली छोड़ दी। अरबी घोड़े महल की तरफ भागने लगे। मलका के जाने के बाद दरवेश अनातुल फिक्रमंद हो गया। 14 बरस के तवील इंतज़ार के बाद मलका मिस्र एक माँ की तरह आज पहली बार अपने बिछड़े हुए बच्चे के लिए परेशान हुई थी, और उसकी वजह सिवाय इसके और कुछ नहीं थी कि उसने दरियाए नील के किनारे अंबर को देख लिया था, जो हकीकी मायनों में उसका बेटा था। दरवेश अनातुल ने महसूस किया कि मलका अब हद से गुजर जाएगी। वो हर कीमत पर मालूम करवाने की कोशिश करेगी कि अंबर कौन है और रिजाल के घर में कैसे आया। इसका मतलब ये था कि वो इस राज से पर्दा उठाने में कामयाब हो गई तो अंबर को हासिल कर लेगी और हो सकता है अपने साथ महल में ले जाए और खुफिया तौर पर उसकी परवरिश करे। लेकिन फ़िरौन का महल उसके जासूसों से भरा हुआ था। ये बात वहाँ किसी से भी छुपी न रह सकती। जो ही फ़िरौन को पता चला कि उसकी जान का दुश्मन शहज़ादा उसके महल के अंदर ही परवान चढ़ रहा है, तो वो उसे हलाक करवा देगा और हो सकता है कि वो रिजाल और उसकी ढेर उम्र बीवी को भी कत्ल करा दे। रिजाल ये सोचकर परेशान हो गया। फ़िरौन की मौत तक इस राज को छुपाए रखना बहुत ज़रूरी था। रिजाल को मालूम था कि मलका अब रिजाल के घर जाकर अंबर से बातें करने और तहकीकात करने की कोशिश ज़रूर करेगी। उसने फैसला कर लिया कि वो रिजाल से मिलकर उसे सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर देगा। वो दिन चढ़ने का इंतज़ार करने लगा। अब सूरज काफ़ी निकल आया और उसे यकीन हो गया कि रिजाल एहराम मिस्र पहुंच चुका होगा, तो वो झोंपड़ी से रवाना हो गया। गर्मी सुबह ही से पड़ने लगी थी और मिस्र के सहरा के सूरज में तपिश थी, मगर दरवेश अनातुल इस तपिश का आदी था। 1 घंटे की मुसाफिर के बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां रिजाल एहराम मिस्र की तामीर का काम कर रहा था। उसने एक गुलाम के हाथ पैगाम भिजवाया तो वो रिजाल कपड़े से हाथ पहुँचता हुआ एहराम के गार से बाहर आ गया। वो अपने सामने दरवेश अनातुल को देखकर बोला, आपने क्यों तकलीफ़ फरमाई? मुझे हुक्म कर देते, मैं खुद आपके यहाँ हाजिर हो जाता। दरवेश ने कहा, रिजाल काम ही ऐसा था कि हमें खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि हम खजूर के साए में बैठकर बात करें, जैसा आप हुक्म दें। वो दोनों करीबी खजूर की ठंडी ठंडी छाँव में बैठ गए और बातें करने लगे। रिजाल को मालूम था कि अनातुल अंबर के बारे में सब कुछ जानता है। दरवेश अनातुल ने बैठते ही कहा, मेरे पास रात मलका मिस्र आई थी। रिजाल चौंक कर बोला, क्या फरमाया सरकार ने? मलका मिस्र नफरीती आपके पास तशरीफ़ लाई थी? हाँ रिजाल, मेरी बात गौर से सुनो। रिजाल हमतन गोश हो गया। दरवेश अनातुल ने कहा, मैं जानता हूँ अंबर से तुमको अपने हकीकी बेटे की तरह प्यार है और तुम उसकी जुदाई गवारा नहीं कर सकते। हजूर, मैंने अंबर को अपना बेटा समझकर पाला है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ेगी। इसीलिए तो मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मलका नफरीती ने जब से अंबर को देखा है उसे शक हो गया है कि वही उसका बेटा है, और अब वो हर मुमकिन तरीके से अंबर के बारे में तहकीक करने के बाद उसे हासिल करने की कोशिश करेगी। और तुम भी जानते हो कि जब किसी मुल्क की मलका कोई कोशिश करे तो कामयाब हो जाती है। रिजाल ने परेशान होकर कहा, मगर हजूर, मैं और अंबर की माँ बच्चे की जुदाई गवारा नहीं कर सकते। तुम जुदाई को रो रहे हो रिजाल? मुझे अंबर और तुम दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी ख़तरे में महसूस हो रही है। रिजाल चौंक पड़ा। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मलका नफरीती को पता चल गया कि अंबर ही उसका बेटा है तो वो उसे तुम्हारे घर से निकाल ले जाएगी। वो उसे अपनी आंखों के सामने रखेगी। अंबर शाही महल में रहेगा और शाही महल में ये राज ज़्यादा देर तक रह ना सकेगा कि अंबर फ़िरौन का बेटा है, और फ़िरौन के बेटे के बारे में सबको इल्म है कि नजूमियों की पेश गोई के मुताबिक वो अपने बाप को कत्ल कर देगा। बस फ़िरौन ये कैसे गवारा करेगा कि उसका कातिल उसकी गोद में परवान चढ़े? वो अंबर के साथ उन लोगों को भी तीरों से छलनी करवा देगा जिन्होंने अंबर की परवरिश की है। रिजाल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आप सही फरमा रहे हैं मेरे आका, अब इसका कुछ इलाज भी फरमाइए, मैं क्या करूं? दरवेश अनातुल सोच में डूब गया। फिर उसने नज़रें उठाकर कहा, इस मुश्किल मसले का एक ही हल है, और ये कि तुम किसी न किसी तरह कुछ अरसे के लिए अंबर को अपनी बहन के पास मुल्क शाम भिजवा दो। जब हालात मुवाफिक हो जाएं तो उसे वापस बुला लेना। बहुत बेहतर हजूर, मैं ऐसा करता हूँ। एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि अंबर कहाँ है तो तुम यही मशहूर कर देना कि वो तुमको छोड़कर खुदा जाने कहाँ चला गया। कुछ रोज़ तुमने उसके गम में झूठ मूठ बीमार पड़ना है। ऐसा ही होगा मेरे आका। बस मुझे यही कहना था, अब मैं जाता हूँ। तुम कल ही अंबर को शाम की तरफ रवाना कर दो और उसके जाते ही मशहूर कर दो कि अंबर तुम्हें छोड़कर घर से भाग गया। जी बेहतर हजूर। उसके बाद दरवेश अनातुल अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। रिजाल ने उसी वक्त दरवेश अनातुल की तजवीज़ पर अमल करना शुरू कर दिया। अंबर के साथ ही एहराम के सबसे निचले गार में काम कर रहा था। वो नीचे आया तो अंबर ने पूछा, अब्बा जान ऊपर किस से बातें कर रहे थे? रिजाल ने असल बात छुपाते हुए कहा, शाही महल से हरकारा आया था कि संगे मरमर का चबूतरा ज़्यादा ऊंचा न बनाया जाए। मैं उससे चबूतरे की नई पैमाइश ले रहा था। अंबर ने संगे मरमर पर छेनी चलाते हुए कहा, इन बादशाहों के सर में क्या समा गया है कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे? चबूतरा अगर ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा तो भला इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? रिजाल ने कहा, ऐसा न कहो बेटे, हम बादशाह के ग़ुलाम हैं।
हमें जो हुक्म मिले उस पर अमल करना है बस। शाम को काम से फारिग होकर दोनों बाप बेटा और गुलाम पोलका घर पहुंचे तो खाना तैयार था। पोलका ने सूंघते हुए कहा, अम्मा आज मालूम होता है मगरमच्छ पकाया है। अंबर की माँ ने लकड़ी की डोई उसके हाथ पर मारकर कहा, कभी जुबान को बंद रखा कर, आज तो मैंने मुर्गाबी के चावल बनाए हैं। रब अजीम की कसम, मुर्गाबी चावल तो मेरा मन भाता खाजा है। गुलाम पोलका ने खुश होकर कहा। खाने के बाद गुलाम पोलका